वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी ब्रिज। प्रीवियस चैप्टर में हमने आपको बताया था ई ऑपरेशन, और ई ऑपरेशन हमने दो तरह के बताए थे। एलिमेंट्री, ई मीन्स एलिमेंट्री, एलिमेंट्री रो और एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन, और ये 6 टाइप के थे हमारे पास, उनको हमने डिस्कस किया था। आज उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए हम पढ़ेंगे इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। इक्विवेलेंट मैट्रिसेस। और जो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स हैं वो 2 टाइप्स के हैं। 2 टाइप्स। फर्स्ट जो टाइप है हमारे पास, 2 तरह के हमारे पास, रो इक्विवेलेंट और कॉलम इक्विवेलेंट। रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स and second one is the column equivalent मैट्रिक्स। ठीक है, तो पहले हम डिस्कस करेंगे रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। तो रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है, इसको डिस्कस करेंगे। और रो इक्विवेलेंट, रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। जो रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स होता है वो होता है, अगर हम 2 मैट्रिक्स ले लेते हैं, इफ ए एंड बी आर 2 matrices, then A is said to be, then A is said to be row equivalent, row equivalent to the matrix B। लेकिन कंडीशन होगी हमारे पास, इफ A कैन बी obtained by applying in succession a finite sequence of elementary row operation on B and is written as A is equivalent to B। और कैसे, रो इक्विवेलेंट है तो यहाँ R लिख देंगे। ठीक है। हमने कोई मैट्रिक्स B लिया, उस पर रो ऑपरेशन लगाएं, और आपके पास किसके A के इक्विवेलेंट आ जाए, तो A इज इक्विवेलेंट टू B या फिर B इज इक्विवेलेंट टू A, दोनों ही कह सकते हैं। तो हमने इक्विवेलेंट मैट्रिक्स बताए। इक्विवेलेंट मैट्रिक्स आर द 2 टाइप्स। फर्स्ट वन इज रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स, और रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स में क्या होगा, हमारे पास 2 मैट्रिक्स हो जाएंगे। 2 मैट्रिक्स कैसे होंगे, एक हम लेके चलेंगे और दूसरा हमें मिलेगा। किससे मिलेगा, बाय अप्लाइंग द रो ऑपरेशन। ठीक है, तो इसको कहेंगे हम रो इक्विवेलेंट। तो ये है हमारे पास रो इक्विवेलेंट। एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करो कि हम एक मैट्रिक्स B ले रहे हैं यहाँ पर, और जो B मैट्रिक्स है हमारे पास, ये B मैट्रिक्स ले रहे हैं,
और बी मैट्रिक्स के एलिमेंट मैंने ले लिए। फर्स्ट कॉलम के लिए 1 1 1, सेकंड के लिए मैंने 2 3 5 और थर्ड के ले लिए मैंने 1 2 4। ठीक है, और अब हम ऑपरेशन अप्लाई कर देते हैं। तो ऑपरेटिंग या अप्लाइंग द ऑपरेशन एक ही बात है, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। अप्लाइंग ऑपरेशन, ऑपरेशन, और हमने इस पे ऑपरेशन लगा दिया, R1 पर लगाया, और हम ये कहें कि R1 प्लस R2, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? वी गेट, क्या आएगा हमारे पास? तो ये जो B है ना, ये इक्विवेलेंट हो जाएगा। अब यहाँ पर इक्वल नहीं रहेगा, क्या होगा? इक्विवेलेंट। क्या ऑपरेशन लगाया हमने? R1 पर ऑपरेशन लगाया। क्या ऑपरेशन लगाया? R1 प्लस R2। तो जब हम R1 प्लस R2 करेंगे तो अपने पास 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा यहाँ पर? 2। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 5। फिर क्या हो जाएगा? 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 3। नेक्स्ट एज इट इज 1 3 2 1 5 4। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये इसको हम नाम दे देते हैं A। तो आप क्या लिखेंगे? B इज इक्वलेंट टू A। A के इक्वलेंट आ गया, लेकिन बाय अप्लाइंग द रो ऑपरेशन तो ये रो इक्विवेलेंट हो गया। ठीक है, कैसा हो गया? रो इक्विवेलेंट। ठीक है, तो इसके डेफिनेशन को हम दोबारा रिपीट कर देते हैं आपको। तो ये इक्विवेलेंट मैट्रिक्स आर द टू टाइप्स, रो इक्विवेलेंट इफ A and B are the two matrices, then A is said to be the row equivalent to the matrix B. If A can be obtained by applying in succession, लगातार हम अप्लाई करेंगे किसको? इन ए सीक्वेंस ऑफ द एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? ये रो ऑपरेशन ऑन B that can be written as A equivalent to B, means रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। फिर हमने ये एग्जांपल लिया था और इसको हमने इस तरह से किया था। ठीक है, और फिर अब हम पढ़ेंगे कॉलम। तो कॉलम में क्या होगा आपके पास? यहाँ पर कॉलम में सेम इस तरह से ही करेंगे, सेम डेफिनेशन अप्लाई करेंगे हम। सिर्फ और सिर्फ यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा? जो हमने आपको बताया रो में, तो रो इक्विवेलेंट की बजाय क्या बन जाएगा? ये कॉलम इक्विवेलेंट बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास है यहाँ पर कॉलम इक्विवेलेंट। कॉलम इक्विवेलेंट में क्या हो जाएगा? इफ A and B आर द टू मैट्रिसेस देन A इज सेड टू बी रो इक्विवेलेंट। लेकिन यहाँ क्या आ जाएगा? जब कॉलम कर रहे हैं तो कॉलम equivalent to the matrix B if A can be obtained by applying in succession a finite sequence of elementary row operation on B and is written as A equivalent to B, लेकिन कैसा? कॉलम। कैसा हो जाएगा ये? कॉलम। तो हम इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये हम करेंगे अब कॉलम। तो कॉलम की मैंने डेफिनेशन आपको बता दी है। तो ये अब है कॉलम इक्विवेलेंट का एक एग्जांपल ले रहे हैं हम। कॉलम इक्विवेलेंट, कॉलम इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। ठीक है, तो कॉलम इक्विवेलेंट मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अगर A कोई हमने मैट्रिक्स लिया और उस पर कॉलम ऑपरेशन अप्लाई किया तो ये इक्विवेलेंट टू B आ जाएगा, लेकिन इसको इस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हम कोई एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर हमने A ले लिया, A कोई मैट्रिक्स लिया और उसके एलिमेंट ले लिए हमने 1 4 0 3 2 5 और यहाँ ले लिया 6 1 1। ठीक है, और हमने अप्लाई कर दिया ऑपरेशन यहाँ पर, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पर कॉलम इक्विवेलेंट मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। तो अप्लाई C2 पर कर दिया हमने C2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ C3। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? इक्विवेलेंट। और इक्विवेलेंट करेंगे तो इसको इस तरह से लिखेंगे हम। तो ये हो गया 1 3 6, C2 पर लगाया C2 तो ये हो गया 4, C2 पर लगाया तो ये 2 12, और C2 पर लगाया तो ये 1 प्लस 2 कितना हो गया? 3, और ये हो गया 0, ये कितना हो गया? 5, ये कितना हो गया? 1। तो ये हो गया हमारे पास A इक्विवेलेंट टू B। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट टू, यहाँ लिखेंगे हम इसको इक्विवेलेंट टू B। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास A इक्विवेलेंट टू B। बट इसको कैसे लिख करेंगे? A इक्विवेलेंट टू B, कौन से ऑपरेशन लगाए हमने? कॉलम। तो ये हो गया हमारे पास कॉलम इक्विवेलेंट
मैट्रिक्स। तो कॉलम इक्विवेलेंट मैट्रिक्स का इस तरह से हम डिफाइन करेंगे। तो हमारे पास इक्विवेलेंट मैट्रिक्स दो तरह के हुए, एक तो रो इक्विवेलेंट और कॉलम इक्विवेलेंट मैट्रिक्स, और दोनों को हम साथ साथ लगाएं दोनों ऑपरेशन को, तो ये हमारे पास इक्विवेलेंट मैट्रिक्स बन जाएगा। ठीक है, तो एक बार इक्विवेलेंट मैट्रिक्स को डिफाइन कर लेते हैं। तो आपके पास इक्विवेलेंट मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या हो जाएगी यहाँ पर, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स कितने तरह के बताए थे, दो तरह के बताए थे, एक तो रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स और दूसरा कॉलम इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। तो ट्रू मैट्रिक्स सेम वैसे ही रहेगी, बस यहाँ रो एज वेल एज कॉलम आ जाएगा आपके पास। तो टू मैट्रिसेस A एंड B are equivalent if one can obtained from the other by applying in succession, लगातार हम लगाएं, in succession of a finite number of elementary operation और एलिमेंट्री ऑपरेशन भी कितने तरह के थे हमारे पास, दो तरह के थे, रो और कॉलम। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एंड वी राइट अगर सिंपल इक्विवेलेंट की बात करें तो हम इसको सिंपली ऐसे ही लिखेंगे, A इक्विवेलेंट टू B। तो ऑल इक्विवेलेंट मैट्रिक्स हैव द सेम रैंक। जितने भी इक्विवेलेंट मैट्रिक्स होंगे, चाहे रो से करें, चाहे रो इक्विवेलेंट हो, चाहे कॉलम इक्विवेलेंट हो, इनका जो रैंक होगा वो आपके पास सेम होगा। तो ये डेफिनेशन थी हमारे पास इक्विवेलेंट मैट्रिक्स की। आगे एक थ्योरम है इसी पर, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स पर। तो इसका स्टेटमेंट है हमारे पास थ्योरम का, थ्योरम द रैंक ऑफ मैट्रिक्स remain unaltered, चेंज नहीं होता, सेम रहता है, unaltered by application of elementary row or column operation, by application of elementary row and column operations। ठीक है, तो स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा। द रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स रिमेन अनअल्टर्ड बाय एप्लीकेशन ऑफ द एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशन। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक मैट्रिक्स लेंगे, उस पर रो और कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे और फिर बताएंगे कि इसका जो हमारे पास रैंक है वो सेम है या चेंज हो गया। लेकिन हमें तो प्रूव करना है कि अनअल्टर्ड चेंज नहीं होगा। तो सबसे पहले हमने जर्नल एक मैट्रिक्स ले लिया, प्रूफ करेंगे इसका, और जब प्रूफ करेंगे तो हमने ले लिया A, एक मैट्रिक्स लिया, और इस तरह से हमने एक मैट्रिक्स लिया A। ठीक है, और आपके पास ये मैट्रिक्स, जनरल मैट्रिक्स हम कैसे लिखते हैं, A11, A12 और सॉन अप टू नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, A1n। ठीक है, इसी तरह से सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट और सेकेंड रो का
लास्ट एलिमेंट। इसी तरह से हम mth रो ले लेते हैं और mth रो का फर्स्ट एलिमेंट, mth रो का सेकंड एलिमेंट और इसी तरह से mth रो का लास्ट एलिमेंट लेंगे। तो ये हुआ हमारे पास mn। तो हमने किस टाइप का लिया, m/n टाइप्स का ले लिया। अगर हम ये लेके चलें कि इफ रैंक ऑफ A, जो आपके पास A मैट्रिक्स दे रखा है उसका रैंक अगर R है आपके पास, मान लिया हमने कि इफ दिस then every minor of order by the definition of the rank, then every minor of order R plus 1 if any of A is 0, R plus 1 ऑर्डर का 0 हो जाता है एंड देयर इज एटलीस्ट वन नॉन जीरो माइनर। तो एंड देयर इज at least one non-zero minor of A of order R। हमने जब रैंक की डेफिनेशन बताई थी तो यही बताया था आपको, ठीक है। तो माइनर में भी यही है, जिस ऑर्डर का माइनर अगर एक भी माइनर अगर नॉट इक्वल टू 0 हो जाता है तो उसका रैंक वही हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो जनरल हमने रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स अनअल्टर्ड रहेगा, रैंक ऑफ मैट्रिक्स को डिफाइन किया है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, पहला केस ले लेते हैं। फर्स्ट केस में हमारे पास क्या है कि इफ वी इंटरचेंज, अगर हम रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं फर्स्ट केस में, फर्स्ट वन इफ, फर्स्ट लिया हमने इफ वी इंटरचेंज, क्योंकि हमने ऑपरेशन लगाया यहाँ पर इंटरचेंज रो और कॉलम, इंटरचेंज एनी टू रोज और कॉलम, एनी टू रोज और कॉलम ऑफ A, जो गिवन मैट्रिक्स है उसका द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, value of the determinant remain unchanged। और अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी तो रैंक भी चेंज नहीं होगा। बट क्या होता है कि इसका साइन चेंज हो जाता है। जैसे हमने किया, ये एक मैट्रिक्स लिया हमने 1 2 3 4, फर्स्ट रो को सेकंड से, सेकंड को फर्स्ट से चेंज कर दिया। और अगर इसका फिर हम डिटरमिनेंट निकालें तो आपके पास क्या होगा, ये चेंज कर दिया, यहाँ 3 4 आ जाएगा और यहाँ 1 2 आ जाएगा। और अगर इसका ए का डिटरमिनेंट्स निकालें हम, ये तो ऑपरेशन के बाद हो गया तो ये इक्विवेलेंट हो गया यहाँ पर। और जब इसका किया तो हमने आया 4 - 6, दैट मीन्स -2। और जैसे ही हमने इसको चेंज किया तो ये माइनस ऑलरेडी था और ये क्या हो जाएगा आपके पास 6 - 4, सॉरी माइनस था यहाँ पर, माइनस पैकेट आ जाएगी यहाँ पर। तो ये कितना आ गया आपके पास माइनस का 2 और ये कितना हो गया आपके पास यहाँ पर, क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस का 2 आ जाएगा, सॉरी माइनस का 2 आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या आप देख रहे हैं कि क्या हो जाएगा, इसका जो डिटरमिनेंट्स है वो सेम रहेगा अगर आप रो और कॉलम को चेंज करते हैं तो, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये तो फर्स्ट केस लिया हमने, तो हमारे पास क्या हुआ कि ये चेंज नहीं होगा। दूसरा लेते हैं, अगर सेकंड वन, इफ वन रो और कॉलम ऑफ A इज मल्टीप्लाई बाय सम स्केलर, ये भी हमने किसमें किया था, ई ऑपरेशन में किया था, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन में किया था। इफ वन रो और कॉलम, इफ वन रो और कॉलम
अगर किसी एक रो और कॉलम को मल्टीप्लाई करें, किसका, ए का, इज मल्टीप्लाई विथ सम स्केलर, इज मल्टीप्लाई बाय सम स्केलर, और वो स्केलर हमने मान लिया के, तो जो डिटरमिनेंट की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, के मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगी। तो द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट, द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट is multiply by k। एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका भी हम, इसका एग्जाम्पल लेंगे। अगर आपके पास ये ले रखा है, एक मैट्रिक्स लिया था, एक और ले लेते हैं हम, यहाँ ले लिया बी, एक मैट्रिक्स ले लिया, ये हमने 1 2 3 1 1 1 0 5 7, ठीक है। और अब हम इसका डिटरमिनेंट्स निकालें, डिटरमिनेंट्स निकाला तो इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 7 माइनस में 5, और यहाँ -2 होगा, और ये हो जाएगा 7 माइनस में 0। नेक्स्ट होगा आपके पास प्लस का 3, और यहाँ आ गया आपके पास 5 माइनस में 0, ये आ गया आपके पास 2, यहाँ आ गया माइनस के 14, यहाँ आ गया आपके पास 15, तो इसकी वैल्यू आ गया आपके पास 3। लेकिन अगर मैं ऑपरेशन लगाऊं, यहाँ पर R1 पर मैंने ऑपरेशन लगा दिया कि R1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ R2, तब आपके पास क्या बन जाएगा ये, ठीक है। तो ये ऑपरेशन लगाया, ऑपरेशन लगाएंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी ऑपरेशन नहीं लगाएंगे, पहले स्केलर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो स्केलर से मल्टीप्लाई किया हमने, ठीक है, और हमने किसको किया, स्केलर से मल्टीप्लाई। ये तो अगर एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाते हैं तो हमारे पास रैंक भी सेम रहता है और डिटरमिनेंट भी सेम रहता है। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जो बी था उसी में हमने सेकेंड रो को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1 2 3, यहाँ आ गया 2 2 2, 2 स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये आपके पास आ गया। और अब इसका डिटरमिनेंट्स निकालेंगे हम, जैसे इसका डिटरमिनेंट्स निकालेंगे तो ये आ गया 14 माइनस 10, नेक्स्ट में होगा आपके पास माइनस के 2, और ये हो गया 14, और नेक्स्ट में होगा आपके पास 3, और ये हो जाएगा आपके पास 10। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से आ गया 4, यहाँ से आ गया 28, और यहाँ से आ गया आपके पास 30, और वैल्यू आ गया आपके पास कितनी, 6। तो आप देख रहे हैं कि 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसका जस्ट डबल हो गया, क्योंकि 3 आया था और फिर क्या हो गया 2। तो यही कहता है कि मल्टीप्लाई बाय के से मल्टीप्लाई हो जाएगा डिटरमिनेंट्स भी, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास, मतलब क्या हो रहा है कि आपका डिटरमिनेंट चेंज नहीं हो रहा है, अनअल्टर्ड, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में क्या होगा कि इफ़ वी अप्लाई दिस टाइप ऑफ ऑपरेशन, इफ़ वी अप्लाई, जो थर्ड था ना हमारे पास, थर्ड वो किया हमने अप्लाई, जो हमने ई ऑपरेशन किया था उसमें फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन, थर्ड में एडिशन विद सम स्केलर मल्टीप्लिकेशन थी हमारे पास। इफ़ वी अप्लाई, इस तरह का ऑपरेशन अगर हम अप्लाई करते हैं किसी रो के ऊपर, तो ये क्या हुआ, आर आई प्लस में के टाइम्स ऑफ द आर जे, ठीक है। या कॉलम पर भी हो सकता है, इस तरह से भी हो सकता है, सी आई पर लगाया तो ये होया सी आई प्लस में के टाइम ऑफ द सी जे, ठीक है। तो ये लगाएं चाहे ये लगाएं, एक ही बात है, तब भी हमारे पास डिटरमिनेंट्स चेंज नहीं होगा। देन द डिटरमिनेंट्स रिमेन अनअल्टर्ड कहें या अनचेंज कहें, रिमेन्स अनचेंज। तो तीनों हमने रो और कॉलम ऑपरेशन की तीनों ई ऑपरेशन लगाए,
6 थे आपके पास, 3 रो के 3 कॉलम पे, तो कोई भी 6 में से कोई भी लगाएंगे हम, तो डिटरमिनेंट्स रिमेन अनअल्टर्ड, रिमेन अनचेंज। तो दैट मीन्स क्या हो गया आपके पास, लेट बी बी द मैट्रिक्स ऑब्टेन फ्रॉम ए। तो हम मान लेते हैं कि बी हमारे पास एक मैट्रिक्स है जो हमें मिला है ऑपरेशन लगाने के बाद। तो लेट बी बी द मैट्रिक्स obtained from A after applying elementary रो और कॉलम ऑपरेशन, रो और कॉलम ऑपरेशन, रो और कॉलम ऑपरेशन, सिंस ऑल द माइनर ऑफ, इसका मतलब क्या हो गया, सिंस ऑल द माइनर of order r plus 1 in A are 0. Therefore the value of each minor of order r plus 1 in B is also 0। ठीक है, वो भी 0 होगी हमारे पास। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि जो ऑर्डर होगा हमारे पास वो क्या होगा, कम होगा r प्लस 1 से। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि रैंक ऑफ बी इज लेस देन और इक्वल टू r प्लस 1 तो होगा नहीं, क्योंकि क्या हो गया, माइनर सारे 0 हो गए। तो दैट मीन्स क्या हो गया आपके पास, दैट मीन्स रैंक ऑफ बी इज लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ ए, क्योंकि ए तो हमारे पास किस ऑर्डर का दे रखा था, r प्लस 1 का। अगेन ए कैन बी ऑब्टेन बैक फ्रॉम बी, ए बी से करें, ए के ऊपर ऑपरेशन अप्लाई करें और बी, तो आप लिखेंगे क्योंकि थ्योरम कर रहे हैं तो पूरा आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर। अगेन ए कैन बी ऑब्टेन बैक फ्रॉम B by applying elementary operation, either be row operation or column operations of the same type, and so we have rank of A is less than equal to rank of B. Hence we conclude that rank of A is equal to rank of B. Clear? That means rank of a matrix remain unaltered by the application of finite chain of elementary row और column operation. ठीक है, इसका मतलब अगर आप रो और कॉलम ऑपरेशन लगाते हैं तो क्या नहीं होगा,
रैंक ऑफ मैट्रिक्स चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये थ्योरम थी, इसमें हमें ये प्रूव करना था। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स पढ़े, दो तरह के इक्विवेलेंट मैट्रिक्स पढ़े। फर्स्ट हमने पढ़ा रो इक्विवेलेंट और सेकंड पढ़ा हमने कॉलम इक्विवेलेंट। ठीक है, तो शुरू से आज हमने जो पढ़ा है उसको मैं रिपीट कर रही हूँ। इक्विवेलेंट मैट्रिक्स दो तरह के पढ़े हमने, रो इक्विवेलेंट एंड कॉलम इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। फिर रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स की हमने डेफिनेशन बताई आपको, और इसको हमने किस तरह से रिप्रेजेंट किया था। रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स को हमने रिप्रेजेंट किया A इक्विवेलेंट टू B अंडर R। ठीक है, इसी तरह से कॉलम इक्विवेलेंट, सेम डेफिनेशन, कॉलम ऑपरेशन हो जाएंगे, और A इज इक्विवेलेंट टू, इसको हमने इस तरह से रिप्रेजेंट कर रखा है। यहाँ पर ये रिप्रेजेंटेशन है इसका, ऐसे ही हमने रो का बताया था आपको, A इक्विवेलेंट रो इक्विवेलेंट। ठीक है, तो ये रो इक्विवेलेंट का हो गया आपके पास, और ये कॉलम इक्विवेलेंट का हो गया। उसके बाद हमने इक्विवेलेंट मैट्रिक्स की डेफिनेशन बताई मैट्रिसेस की, कि टू मैट्रिसेस A एंड B आर इक्विवेलेंट if one can obtain from the other by applying the succession of finite number of elementary operation, we can write simple A equivalent to B। फिर हमने ये थ्योरम की कि the rank of a matrix remain unaltered by application of the elementary row and column operation। हमने सबसे पहले एक मैट्रिक्स लिया, उसका रैंक हमने R मान के चले, और किस ऑर्डर का था, A मैट्रिक्स हमारे पास क्या था कि R+1। तो हमें ये प्रूव करना है कि रैंक जो है हमारे पास A होगा और चेंज नहीं होगा, चाहे आप कोई भी ऑपरेशन लगा लें। तो हमने ये तीन केस लेके आपको बताया, और फिर बताया कि अगर उल्टा करेंगे और सेम टाइप के ऑपरेशन लगाएंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा। बट वी कंक्लूड दैट कि रैंक ऑफ A इज इक्वल टू रैंक ऑफ B। दैट मीन्स क्या हो गया इसका मतलब, द रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स रिमेन अनअल्टर्ड बाय द एप्लीकेशन ऑफ द फाइनाइट चेन ऑफ एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशन। नेक्स्ट है हमारे पास रो एक्लियन मैट्रिक्स और कॉलम एक्लियन मैट्रिक्स। अभी तो इक्विवेलेंट पढ़े थे, अब रो एक्लियन और कॉलम एक्लियन मैट्रिक्स। तो रो एक्लियन और कॉलम एक्लियन मैट्रिक्स क्या होते हैं, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।